नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य सहपाठी में। तो साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ यूजीसी नेट के यूनिट 10 में लगी अन्य गतिविधि में मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सत्यायन जी की। तो जैसे ये इनकी यात्रा वृत्तांत रचना है। तो जैसे हमें कहानी कोई भी रचना शुरू करने से पहले मैं लेखक के जीवन परिचय या महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। तो आइए देर न करते हुए उनके जीवन परिचय से बनने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। राहुल सत्यायन। महापंडित राहुल सत्यायन का जन्म रविवार 9 अप्रैल 1893 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में स्थित पंदहा नामक गांव में हुआ था। जन्म स्थान पंदहा राहुल जी का ननिहाल गांव था। कहाँ था? वो अपनी नानी के वहाँ रहते थे, पंदहा। पैतृक गांव कनैला था इनका, जो जहाँ पे इनके पिताजी रहते थे वो कहाँ, उनका गांव था कनैला था, जो ननिहाल गांव से कुछ ही दूरी पर स्थित था। राहुल सत्यायन के बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। अब ये इम्पॉर्टेंट है बिंदु कि पूछ सकते हैं कि राहुल सत्यायन जी के बचपन का नाम जरूर पूछता है, या दो नाम अगर है तो वो भी पूछ लेता है। किसी किसी का जैसे आगे जी का उपनाम है या नागार्जुन जी का है, तो इनका भी नाम था वेदनाथ मिश्र। तो ऐसे जिनके दो दो नाम हैं उनके पूछ सकते हैं। तो इनका भी था, जैसे धूमिल का भी पूछता है कि धूमिल का क्या पूरा नाम है, तो सुद्यामा पांडे धूमिल है। तो ऐसे मतलब जिनके दो नाम है या उपनाम से जाना जाता है तो उनका पूरा नाम पूछ लेता है। तो इनका जो बचपन का नाम था वो केदारनाथ पांडे था, जैसे मन्नू भंडारी का ही है, महेंद्र कुमारी था। तो ऐसे ही लेखक का पूरा नाम पूछ लेता है, या इनके दो नाम होते वो पूछ लेते हैं, या बचपन का नाम हो अगर वो ध्यान में रखिए। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। सन 1930 ईस्वी में श्रीलंका में बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद वे राहुल सत्यायन के नाम से ज्ञात होने लगे। कब से? जब उन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। अब ये भी पूछ सकते हैं कि उनको राहुल सत्यायन नाम कब से पड़ा, तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात इनको राहुल सत्यायन के नाम से जाने लगे। राहुल जी के पिता का नाम पंडित गोवर्धन पांडे तथा माता का नाम कुलवंती देवी था। माँ बाप की इकलौती संतान होने के कारण राहुल जी की माता अधिकांशतः मायके में ही रहा करती थी। ये अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, जिसके कारण वो अपने माता पिता के पास ही रहती थी। राहुल जी की प्रारंभिक शिक्षा ननिहाल में ही रानी की सराय नामक कस्बे से प्रारंभ हुई। कहाँ से? रानी की सराय। ये यहाँ से इनकी प्रारंभिक शिक्षा, जो प्राइमरी एजुकेशन है, वो रानी की सराय नामक कस्बे से प्रारंभ हुई थी, तथा मिडिल स्कूल निजामाबाद में संपन्न किए गए। राहुल सत्यायन जी का विवाह मात्र 11 वर्ष की कच्ची उम्र 1904 में ही अहरोला गांव, जिला आजमगढ़ की संतोषी नामक युवती से हुआ था। अब सोच लो, मतलब 11 वर्ष का बच्चे के साथ, 11 वर्ष के जब ये थे बच्चे, तब इनकी शादी हो गई थी। राहुल सत्यायन जी ने बचपन में ही सन 1907 ईस्वी में पहली बार अकेले ही कलकत्ता का भ्रमण किया था, और पुनः 1909 में दूसरी बार कलकत्ता गए। उनका भ्रमणशील प्रवृत्ति यहीं से शुरू हुई। कब से? जब दोबारा ये कोलकाता गए, वहीं से इनकी जो भ्रमणशील वो है, मतलब घूमने की इच्छा जो है, यहीं से शुरू होती है। राहुल सत्यायन जी की अद्भुत तार्किक क्षमता और अद्वितीय ज्ञान भंडार को देखकर काशी के पंडितों ने उनको महापंडित की उपाधि प्रदान की। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से बिंदु बनता है कि इनको महापंडित की उपाधि किसने दी थी। तो इनकी तार्किक क्षमता और विद्वता को देखते हुए काशी के जो पंडित थे उनको महापंडित की उपाधि प्रदान की थी। पाँच राहुल जी की युवावस्था में ही वैराग्य को धारण कर अयोध्या, हरिद्वार, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि जगहों की यात्रा की। फिर ये क्या है, ये युवावस्था में ही जब ये युवावस्था, बचपन में तो इनकी शादी हो गई, जब युवावस्था पहुंची तो इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। और एक बार राहुल जी का संपर्क बिहार के परसा मठ में महंत से हुआ, और महंत से प्रभावित हो अपने मठ का उत्तराधिकारी बनाते हुए उनका नाम राम उदार दास रखा गया। अब एक बार इनका नाम फिर से चेंज हुआ, जब ये क्या हुआ, मठ का उत्तराधिकारी इनको बना दिया गया था, तो इनका नाम चेंज करके क्या हो गया था, राम उदार दास। अब ये पहली बार तो नाम ही सुना है, तो ये महत्वपूर्ण है। ये बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि इनको मठ का जब उत्तराधिकारी बनाया गया था तो इनका नाम एक और पड़ गया था, राम उदार दास।
उर्फ राहुल संस्कृतायन कुछ महीने परसा मठ में रहने के बाद पुनः दक्षिण भारत में स्वामी हरिप्रसन्नाचार्य के मठ के उत्तराधिकारी बने। राहुल जी का बौद्ध धर्म के प्रति भी आसक्त हुए और कुशीनगर, बोध गया, लुम्बिनी आदि बौद्ध तीर्थों की यात्राएं की। मतलब अशोक आंदोलन के दौरान राहुल संस्कृतायन जी साधु राम उदार दास के रूप में भारतीय राजनीति में प्रवेश कर बिहार के छपरा जिले को अपना राजनीतिक क्षेत्र बनाया। सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण 1922 ईस्वी में राहुल जी को गिरफ्तार कर बक्सर बिहार के जेल में रखा गया। जेल से छूटने के बाद राहुल जी को छपरा जिला बिहार का कांग्रेस का मंत्री बनाया गया, किंतु कुछ ही दिनों में इस्तीफा दे नेपाल चले गए और 1.5 महीने बाद भारत आए। भारत में पुनः राहुल जी को गिरफ्तार कर सजा के रूप में 2 साल हजारीबाग जेल में रहना पड़ा। राहुल जी सन 1927-28 में राजनीतिक कार्य से दूर श्रीलंका जाकर वहाँ के विद्यालंकार विद्यापीठ में 29 महीने तक अध्ययन अध्यापन करते रहे। श्रीलंका में संपूर्ण त्रिपिटक का अध्ययन करने के कारण राहुल जी को त्रिपटाचार्य की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। मतलब इनको त्रिपटाचार्य की भी उपाधि दी गई क्योंकि उन्होंने त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है त्रिपिटक, उसका जो इन्होंने अध्ययन अध्यापन किया उसमें इनको त्रिपटाचार्य की उपाधि दी गई। राहुल संस्कृतायन सन 1938 में प्राच्य भाषाविद के रूप में जब रूस गए तो वहीं आचार्य शेख तकी की शिष्य लीला एलेना नार्वेतोवना कोजेरा वस्काया से शादी की। अभी इन्होंने यहाँ पे शादी कर लिया, जिससे एक पुत्र भी पैदा हुआ, उसका नाम इगोर था। तो देखो यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बिंदु मिल जाता है कि उन्होंने पुनः शादी की शेख सकी की शिष्या लीला, जिनका नाम था एलेना। मतलब ये लीला बाद में रखा गया होगा, एलेना इनका पहले नाम होगा। राहुल जी अपनी पत्नी एलेना और पुत्र इगोर के साथ रूस में 3 साल रहे। कितने साल रहे? 3 साल रहे। किंतु रूसी राजनीति के कारण भारत नहीं ला सके, क्योंकि वहाँ की ऐसी राजनीति कि उनको भारत नहीं ला सके अपनी पत्नी को, और अंतिम समय तक उनसे मिलने को तरसते रह गए। राहुल जी 23 दिसंबर 1950 को एक नेपाली युवती कमला पेरियार से तीसरी शादी की। अब इन्होंने कमला पेरियार से जो तीसरी शादी की, पहले तो इनकी जो बचपन में हुई थी, दूसरी एलेना से की, तीसरी इन्होंने नेपाली युवती से की जिसका नाम था कमला पेरियार, जिससे इन्हें 2 संतान, पुत्र जेता और पुत्री जया प्राप्त हुई। राहुल संस्कृतायन के जीवन में नारी और सेक्स के प्रति काफ़ी दुर्बलता थी। इन्होंने जीवन में कई विवाह किए, ऐसा संकेत विद्वानों ने दिए हैं। मतलब ऐसा विद्वानों ने बताया कि इन्होंने कई शादी की हैं। राहुल संस्कृतायन जी जीवन यापन के लिए प्राच्य भाषाविद प्रोफेसर के रूप में, आर्य समाज सुधारक के रूप में, लंका में प्रोफेसर के रूप में, पत्र पत्रिकाओं में कार्य के रूप में तथा साहित्य ग्रंथों के रचनाकार के रूप में भी कार्य किए। राहुल संस्कृतायन को स्मृति भंग की बीमारी थी। इसके इलाज के लिए दार्जिलिंग गए और जहां 14 अप्रैल 1963 को इनकी मृत्यु हो गई। कब हुई? 1963 में इनकी मृत्यु हो गई। जो ये स्मृति भंग बीमारी है इसको इंग्लिश में एमनेशिया कहते हैं। एमनेशिया ये बीमारी होती है जो इसको हिंदी में स्मृति भंग कहते हैं। राहुल संस्कृतायन ने सरापा के दोहा कोश का संपादन किया और सरापा को हिंदी का पहला कवि घोषित किया। राहुल संस्कृतायन और भोलानाथ तिवारी ने ही सबसे पहले खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया था। अब ये पूछ सकता है कि किसने खड़ी बोली को पहली बार कौरवी नाम दिया था, तो राहुल संस्कृतायन जी ने और भोलानाथ तिवारी जी ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया था। राहुल संस्कृतायन जी की जो रचनाएं हैं तो इसमें मौलिक उपन्यास है 20वीं सदी यूटोपिया 1923, जीने के लिए सामाजिक और राजनीतिक उपन्यास 1940 है, सिंह सेनापति ऐतिहासिक उपन्यास है, ये जो है 1944 में है, जय योद्ध है ऐतिहासिक उपन्यास 1944 में, भागो नहीं दुनिया को बदलो राजनीतिक उपन्यास 1944 में ही है, मधुर स्वप्न ऐतिहासिक उपन्यास है 1949 में, राजस्थानी रनिवास 1953 में है, विस्मृत यात्री ऐतिहासिक उपन्यास 1954 में है, दिवोदास ऐतिहासिक उपन्यास 1961 में, अनुदित उपन्यास में आ जाओ, शैतान की आँख अंग्रेजी से हिंदी में इन्होंने ट्रांसलेट किया 1923 में।
विस्मृत गर्भ में अंग्रेजी से ही ट्रांसलेट किया गया है हिंदी में 1923 में। जादू का मुल्क अंग्रेजी से ही ट्रांसलेट है हिंदी में 1923 में। सोने की ढाल अंग्रेजी से हिंदी में है 1923 में। निराले हीरे की खोज राजनीतिक, सामाजिक तथा ऐतिहासिक तीनों ही उपन्यास है 1936 में। दाखुद जो है समरुद्दीन ऐनी 1947 में। जो दास थे भू समरुद्दीन ऐनी 1947 में। अनाथ भू समरुद्दीन ऐनी 1948 में। अदीना है समरुद्दीन ऐनी 1951 में। सूदखोर की मौत ये भी समरुद्दीन ऐनी 1951 में। शादी ये जलाल इकरामी है 1952 में। तो इस कहानी संग्रह इसमें जो है 7वीं के बच्चे सामाजिक उपन्यास है जो 1935 में हुआ। ये जो मैं सन बता रही हूँ, सन जो ध्यान से सुनिएगा और सन नोट भी करते जाइएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्रम प्रकाशन वर्ष बहुत पूछता है। अगर आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको पता होगा, या तो इनको क्रम से लगाने को आ जाता है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनको क्रम से लगाइए, अवरोही क्रम में, और या तो सन से ही मैच करने को दे दिया जाता है। तो इसलिए प्लीज़ सन को ज़रूर देखिएगा ध्यान से। वोल्गा से गंगा 1944 में ऐतिहासिक उपन्यास है। बहुरंगी मधुपुरी सामाजिक उपन्यास 1953 में है। कनेला की कथा सामाजिक उपन्यास 1955-56 में है। भोजपुरी नाटक में 3 नाटक 1944 में। 5 नाटक 1944 में। आत्मकथा जो है मेरी जीवन यात्रा 2 भाग 1944 में। बचपन की स्मृतियाँ 1953 में है। मेरी जीवन यात्रा 3 भाग 1967 में है। जीवन साहित्य में आ जाइए तो सरदार पृथ्वी सिंह 1944 में। नए भारत के नए नेता 1944 में। अतीत से वर्तमान 1953 में। माओ चे तुंग 1954 में। अकबर 1954 में। लेनिन 1954 में। तो जैसे इनको क्रम से याद करने का एक सही तरीका है कि जो 1944 में जितनी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं उनको एक साइड में लिख लो, 1953 और 1954 में जो प्रकाशित हुई उनको एक साइड में लिख लो, तो उनका एक कोड बना लो। तो उससे क्या होता है कि जो फर्स्ट लेटर है उससे एक सूत्र बना लो कि 1954 में, 1944 में और 1953 में। 44, 53, 54 मोस्टली इनकी ज़्यादातर रचनाएं इसी सन में प्रकाशित हुई हैं। तो इनके एक पहला अक्षर बना के एक सूत्र बना लो, तो उससे याद करने में आसानी होती है, उससे जल्दी आप भूलोगे नहीं। स्टालिन 1954 में। कार्ल मार्क्स 1954 में। घुमक्कड़ स्वामी 1956 में। सिंगल घुमक्कड़ जयवर्धन 1960 में और सिंगल के वीर पुरुष 1961 में। ये थी इनकी रचनाएं। महामानव बुद्ध 1956 में। अब संस्मरण में आ जाओ। इन्होंने संस्मरण विधा में क्या है, बचपन की स्मृतियाँ 1953 में। मेरे असहयोग के साथी 1956 में। जिनका मैं कृतज्ञ था 1956 में। यात्रा साहित्य इन्होंने बहुत लिखा है, अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा जैसे मेरी लद्दाख यात्रा 1925 से 33, लंका यात्रा 1927, मेरी यूरोप यात्रा 1932, मेरी तिब्बत यात्रा 1937 जो आप में पाठ्यक्रम में यूनिट 10 में लगी हुई भी है। यात्री के पन्ने 1934-36 में। जापान 1935 में। ईरान 1936 से 37। तिब्बत में 1.25 वर्ष 1939। रूस में 25 मार्च 1944 से 47। किन्नर देश में 1947। घुमक्कड़ सास 1947। एशिया के दुर्गम भूखंडों में 1956। चीन में कम्यून 1959 में। चीन में क्या देखा 1959 में। साहित्य एवं इतिहास में देख लेते हैं क्या। सिंगल भाषा 1923 से 27। इस्लाम धर्म की रूपरेखा 1923। तिब्बत में बौद्ध धर्म 1935। पुरातत्व निबंधावली 1936। हिंदी काव्यधारा अपभ्रंश 1944। बौद्ध संस्कृत 1949 में। दक्षिणी हिंदी काव्यधारा 1952 में। सरापाद कृत दोहा कोश 1954 में। मध्य एशिया का इतिहास 1952 में। भारत में अग्रजति राज्य के संस्थापक 1957 में। तुलसी रामायण संक्षेप 1957 में। पाली साहित्य का इतिहास 1961 में। देश दर्शन साहित्य में आ जाओ। सोवियत भूमि 2 भाग 1938 में। सोवियत शासन का इतिहास 1939 में। सोवियत मध्य एशिया 1947 में। दार्जिलिंग परिचय 1950 में। कुमायूं 1951 में। गढ़वाल 1952 में। नेपाल 1953 में। हिमालय परिचय 1953 में। जौनसार देहरादून 1955 में। हिमाचल दर्शन 1960 में। राजनीति एवं साम्यवाद से संबंधित है तो साम्यवाद ही क्यों 1923 में। दिमागी गुलामी 1937 में। क्या करें 1937 में। सोवियत न्याय 1939 में। राहुल जी का अपराध 1939 में। सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास 1939 में। मानव समाज 1942 में। आज की समस्या 1944 में।
तुम्हारी श्रेय 1947 में, आज की राजनीति 1949 में, कम्युनिस्ट क्या चाहते हैं 1953 में, रामराज्य और साम्राज्यवाद 1959 में, विज्ञान और दर्शन, विश्व की रूपरेखा 1942 में, दर्शन दिग्दर्शन 1942 में, वैज्ञानिक भौतिकवाद 1942 में, बौद्ध दर्शन 1942 में, कोश है ये, शासन शब्द कोश है 1948 में, राष्ट्रभाषा कोश है 1951 में, तिब्बती हिंदी कोश है 1961 में। संस्कृत अनुवाद जो किया है, अनुवाद एवं टीका का, संस्कृत पाठमाला भाग 5 भाग 1928 में, अभिधर्म कोश है, टीका 1930 में, विज्ञापित मात्र सिद्धि है 1934 में, हेतु बिंदु है 1944 में, महापरिनिर्वाण सूत्र 1951 में, तिब्बती भाषा व्याकरण है, तिब्बती बाल शिक्षा 1933 में, तिब्बती व्याकरण 1933 में, पठावली 1, 2, 3 भाग 1933 में। अब जो बौद्ध दर्शन से संबंध है उसमें क्या है, बुद्धाचार्य 1930 में, धम्मपद 1933 में, मध्यम निकाय 1933 में, विनय पिटक 1934 में, दीर्घ निकाय 1935 में, महामानव बुद्ध 1956 में। कमला पेरियार तीसरी पत्नी के अनुसार राहुल जी की अप्रकाशित रचनाओं जो हैं, पिता के पत्र पुत्री के नाम 1958 से 61 तक का पत्र है, राहुल के पत्र पत्नी के नाम राहुल पत्रावली और संस्कृत निबंध संग्रह, ये इनकी तीसरी पत्नी कमला पेरियार के अनुसार इनकी जो अप्रकाशित रचनाएं हैं। भाषा निबंध संग्रह में है, यात्रा निबंध संग्रह है, संस्कृत निबंध संग्रह है, रूस की डायरी 1945 से 47 तक, तिब्बती संबंध निबंध संग्रह देश दर्शन, उर्दू भाषा निबंध संग्रह है, लिपि तथा टंकड़ लिपि है, सम्मान एवं पुरस्कार में आ जाओ, मध्य एशिया का इतिहास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 1958 में मिला था, मध्य एशिया का इतिहास पर 5000 रुपये का राष्ट्रीय पुरस्कार 1958 में मिला था, विद्यालंकार विश्वविद्यालय लंका में आचार्य पद 1959 से 61, लंका की ओर से साहित्य चक्रवर्ती डिलीट की उपाधि जो 1962 में मिली। भारत सरकार द्वारा पद्मश्री 1963 में, राहुल संस्कृतायन पर लिखे गए विद्वानों के आलोचनात्मक ग्रंथ क्या है, डॉक्टर प्रभाशंकर मिश्र राहुल संस्कृतायन के कथा साहित्य का अध्ययन 1967 में, भदंत आनंद कोशलायन राहुल संस्कृतायन 1967 में, दीनदत्त चतुर्वेदी कथा का राहुल संस्कृतायन आलोचनात्मक अध्ययन 1971, सूर्य कुमार भोगी राहुल वाङ्मय का अध्ययन 1973 में, डॉक्टर गुप्तेश्वर नाथ उपाध्याय राहुल संस्कृतायन के गद्य साहित्य का शैलीगत अध्ययन 1976 में, डॉक्टर ब्रह्मानंद राहुल संस्कृतायन व्यक्तित्व एवं कृतित्व है, डॉक्टर चंद्रभानु प्रसाद सिंह राहुल संस्कृतायन के इतिहास डेट 1987 में, गुड़ामूले महापंडित राहुल संस्कृतायन 1993 में, कमला संस्कृतायन महामानव महापंडित राहुल संस्कृतायन 1995 में। मेरी तिब्बत यात्रा, चलो तो अब देर न करते हुए शुरू करते हैं जो आपके यूनिट 10 में लगी हुई इनकी रचना मेरी तिब्बत यात्रा है। डायरी शैली में रचना तथा चित्रों से अलंकृत राहुल संस्कृतायन का मेरी तिब्बत यात्रा पुस्तक का प्रकाशन 1937 में पुस्तक माला दारागंज प्रयाग से हुआ था। इसका प्रकाशन वर्ष कहाँ हुआ था? प्रयाग से हुआ था, दारागंज प्रयाग से। अब ये लेखक का कथन है कि यद्य मेरी तिब्बत यात्रा के कुछ पृष्ठ 3 से 36 पृष्ठ तक का निष्काम प्रेस मेरठ से मुद्रित हुई थी, इस बारे में स्वयं राहुल जी पुस्तक की भूमिका में कहते हैं कि मैंने अपनी इस यात्रा को तिब्बत से लौटते ही प्रेस में दे दिया था, किंतु कुछ कारणों से 36 पृष्ठ तक का छपकर काम रुका रहा और तीसरी बार तिब्बत से लौटने के बाद यह पुस्तिका पाठकों के हाथ में जा रही है। 128 में पृष्ठ के बाद 2-3 पृष्ठ लुप्त हो गए हैं, इसीलिए वहाँ सिलसिला कुछ टूटा सा मालूम होगा। राहुल जी ने मेरी तिब्बत यात्रा पुस्तक में 5 खंड तथा या उपशीर्षक तथा एक परिशिष्ट दिया है। ल्हासा से उत्तर की ओर नंबर 1, नंबर 2 है चाड़ की ओर, नंबर 3 है शक्य की ओर, नंबर 4 है जेनम की ओर, नंबर 5 है नेपाल की ओर। ये 5 उपशीर्षक जो है इनको याद रखिएगा और लिखते भी जाएगा। ल्हासा से उत्तर की ओर नंबर 1, नंबर 2 चाड़ की ओर, नंबर 3 शक्य की ओर, नंबर 4 जेनम की ओर और नंबर 5 है नेपाल की ओर। मेरी तिब्बत यात्रा के कुछ अध्याय संभवतः 2-3 अध्याय सरस्वती पत्रिका में भी प्रकाशित हो चुके थे। राहुल जी मेरी तिब्बत यात्रा का प्रथम उपशीर्षक ल्हासा से उत्तर की ओर में दिनांक 30 तारीख 7वां महीना 1934 अंकित किए हैं तथा फेनबो से इसे डायरी शैली में आनंद जी को लिख रहे हैं। राहुल जी ने 4 बार तिब्बत की यात्रा की, जो क्रमशः 1929 से 30, 1934, 1929, 30, 34, 36
29 से 30 तक रहा है, फिर 34, फिर 36 और लास्ट में ये अंतिम बार गए हैं 1938 में। राहुल जी लहासा में 2 महीने 11 दिन रहे। इस बीच उन्होंने विनय पिटक के अनुवाद तथा विज्ञापित के भाग को संस्कृत में करने के अतिरिक्त अभिसमयालंकार टीका और वादन्याय टीका को खोज निकाले। राहुल जी तिब्बत भाषा की दूसरी और तीसरी पुस्तकों को छापने के लिए कलकत्ता भेजा था, किंतु पुस्तक के ही थैला में किसी ने शराब रख दी, जिसके कारण पुस्तक के बहुत से भाग अपाठ्य हो गए थे। राहुल जी फैम्बो की यात्रा करने के उद्देश्य को बताते हुए कहा कि यहाँ 10वीं से 13वीं सदी तक अच्छे विद्वान हुए हैं। यह फुनबो तंत्र मंत्र से हमेशा बगावत करता रहा है। फैम्बो की यात्रा राहुल जी जैसे नास्तिक के लिए भी चा छेन पो अर्थात पवित्र ठहरा। राहुल जी नालंदा तिब्बत यात्रा 31 तारीख 7वां महीना 1934 को पायासे से शुरू करते हैं। यह मठ पहाड़ के ऊपर ना होकर मैदान में है। कहाँ पे है? पहाड़ नहीं, पहाड़ी इलाका ना होकर मैदानी इलाके में। पायासे मठ को दीपांकर श्री ज्ञान के प्रशिष्य पोतोपारिन छेन गसल के शिष्य लड़थड़पा दो जे सेंगे ब्रज सिंह ने बनाया था। पायासे मठ का संत लड़थड़पा संसार के दुखों को हर वक्त इतना महसूस करता है कि उसके लिए हंसना हराम हो गया था। कहा जाता है कि उसने पूरे जीवन में ये मात्र 3 बार हंसा था। मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि उसने अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ 3 बार ही हंसा है। लेखक के साथ गए धर्मवद धर्धन ने लड़थड़पा के द्वारा बनवाए गए बिहार में दीवार पर लिखे बीजक के पदों को लिखने लगा। लेखक पायासे के बाद नालंदा गए। ज्ञातव्य है कि भारत बिहार के नालंदा के नाम पर लंका और तिब्बत में भी नालंदा है। नालंदा तिब्बत में 15वीं शताब्दी के आरंभ में ही बिहार का निर्माण हो गया था। निर्माण रोड सातोन सा के ग्रेगल्ले माछन अपने समय के अच्छे दार्शनिक थे। थोड़ा इनके तिब्बती नाम हैं तो थोड़ा अजीब लग रहा है पढ़ने में। तिब्बत का नालंदा भी विद्या का केंद्र था। यहाँ 2500 रहने लायक घरों में 500 भिक्षु भी रहते थे। रेड्डी के पुराने चित्रपटों की संख्या दर्जन भर बताई गई है। लेखक का आश्चर्य इस बात का है कि ये सारे चित्र भारत के अजंता के चित्रकला के एकदम हूबहू हैं। कैसे? अजंता की गुफाओं के जो चित्र हैं उनसे ही मिलते हुए। ब्रह्मग्रयव के लोग गष्टरब्द्रुम और गशुड्रबसर्मा मठ के चित्रपटों को थर्ड भारतीय चित्रपट कहते हैं। इन चित्रपटों की संख्या 16 है। कितनी है संख्या? इन चित्रपटों की 16 संख्या है। लेखक बताते हैं कि गृह खडका का पहला नाम गैलखड राजगृह था। इसकी पुष्टि वहाँ के पाषाण स्तंभ भी करते हैं। पाषाण स्तंभ जो शिला टाइप के लिखते हैं उस पे भी। राहुल जी 20/8/1934 को अपने फोटोग्राफर नाती लाने के साथ लहासा से लौट आए। यद्यपि वे 1 सप्ताह और रहकर पोतो गदन को छोकोर तथा येरव जैसे मठ को देखना चाहते थे, किंतु उनके साथ गए सो नम व्यंग्यम जे पर आगे जाने से इनकार कर गया। राहुल संस्कृतान जी मेरी तिब्बत यात्रा का दूसरा खंड चाणक्य और भी पत्रात्मक शैली में आनंद जी को लिखते या बताते हैं। चाणक्य और की शुरुआत राहुल जी आनंद को संबोधित करते हुए तीस तरह लिखते हैं कि 8 अगस्त को फैम्बो से लौटकर लहासा पहुँचे। उससे पहले बात पिछले पत्र में लिख चुके थे। इस महीने में कोई बड़ा काम नहीं किया, सिर्फ साम्यवाद ही को समाप्त किया। राहुल जी चाणक्य और उपशीर्षक में कहते हैं कि बेल साहब को, अभी कथन इम्पोर्टेंट है, कि बेल साहब को तिब्बत काले वेल लूछेन कहते हैं। लूछेन भोट शासक दलाई लामा के बाद दूसरा पद है। इस पदवी को सर चार्ल्स के मित्र स्वर्गीय दलाई लामा ने प्रदान की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लुद्दिक मठ की विशेषता बताते हुए राहुल जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि यहाँ के भिक्षु और भिक्षुओं दोनों एक साथ रहते हैं। दोनों अधिकतर इसी मठ में पैदा हुए हैं। उनका
कौन किसका पुरुष और कौन किसकी स्त्री, इसका बड़ा कोई कड़ा नियम नहीं है। मतलब यहाँ पे कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं है, सब अपनी मन की मर्जी से रहता है। कौन किसका मतलब स्त्री पुरुष मतलब कौन किसका घरवाला, यहाँ पे कुछ नहीं नियम है। राहुल जी ज्ञानची में संग्रहित चीज़ों को पंडित ब्रजमोहन व्यास प्रयाग म्यूजियम और जायसवाल जी पटना म्यूजियम के पास डाक में भेजे थे। कहाँ भेजे थे? एक तो भेजा था प्रयाग और दूसरा भेजा था पटना म्यूजियम में। राहुल जी ज्ञानची के शारीरिक विकार के रूप में जर्ग और कब्ज की शिकायत बनी रहा। ज्ञानची में राहुल जी को प्रशांत चंद चौधरी का भरा कैमरा और 12 दर्जन फिल्म मिले थे। राहुल संस्कृतायन जी मेरी तिब्बत यात्रा के अंतर्गत तृतीय खंड भी पत्रात्मक शैली में गांधी जी को लिखते हैं। अब ये पूछ सकता है कि तिब्बत यात्रा किस शैली में, इसका तीसरा खंड किस शैली में लिखा गया है, तो वो भी क्या है, पत्रात्मक शैली में लिखा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको ध्यान रखिएगा किस शैली में लिखा गया है, वो पूछ सकता है। राहुल जी कहते हैं कि तिब्बत में भाइयों और बहनों, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है, तिब्बत में भाइयों और बहनों की एक पत्नी होने के से घर और संपत्ति का बंटवारा नहीं होता। कभी कभी इस नियम का अपवाद भी देखा जा सकता है। शक के एक महंत राज दम छेन बड़दुस जिड पो के 2 पुत्र पदमदुस दल बड़छुंग और द्रग छेन कुंगरिन छेन ने अलग अलग शादियां की थी। ये महत्वपूर्ण है बिंदु कि वहाँ एक ही कई लड़कों की एक ही पत्नी होने के कारण क्या होता है, संपत्ति को बांटा नहीं जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि राहुल संस्कृतायन ने मेरी तिब्बत यात्रा के चतुर्थखंड जैनम की ओर, इसका चतुर्थ खंड क्या है, जैनम की ओर की शुरुआत इस पंक्ति से करते हैं। किस पंक्ति से? 26 अक्टूबर को 17वें दिन सकी को 8 बजे सवेरे छोड़ा। यदि भोट में किसी स्थान को अफसोस के साथ छोड़ना पड़ा तो वह सकी ही है। यहाँ सबसे अधिक सहृदय जन मिले, मतलब यहाँ पे बहुत ही प्रेमी लोग इनको मिल गए जिनसे इनको विशेष लगाव था। लेखक जैनम शाम 4 बजे पहुँचे। कहाँ कितने बजे पहुँचे? 4 बजे पहुँचे। पाटन नेपाल, जो पाटन जो है नेपाल में, सुना भी होगा पाटन वाली देवी, तो ये जो है नेपाल में के साहू जोगमान ने अपनी खाली दुकान का ऊपरी कोठा रहने को दिया। राहुल जी पश्चिम खंड नेपाल के राजगुरु के बारे में कहते हैं। क्या कहते हैं कि पंडित जयचंद विद्यालंकार ने एक जगह राजगुरु को सजीव विश्वकोश कहा है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा किसको कहा है। नेपाल के राजगुरु का परिचय देते हुए राहुल जी कहते हैं कि 50 वर्ष वे संतानहीन रहे। कितने वर्ष? 50 वर्ष वो संतानहीन रहे, उनके कोई संतान नहीं हुई। किसको? नेपाल के राजगुरु को। पहली पत्नी के मर जाने पर दूसरी पत्नी से 3 संतानें, 2 पुत्र 1 पुत्री हुई। राजगुरु का परिवार शुद्ध संस्कृत पढ़ने और बोलने वाला था। लेखक कहते हैं कि नेपाल में पिछले बार भूकंप आने से उसकी काफ़ी क्षति हुई। भूकंप से सबसे अधिक क्षति भातगांव को हुई थी और इसके बाद पाटन को। ठीक है, कहाँ? भातगांव और दूसरे पाटन को हुई थी। नेपाल लेखक 26 नवंबर को नेपाल के जनरल केसर शमशेर के पास गए थे, कारण उन्हें जानकारी मिली कि उनके पास 500 के करीब हस्तलिखित ग्रंथ हैं। मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक के द्वारा प्रयोग किए गए तिब्बती शब्दों एवं उनकी हिंदी रूप इन ची मीन ची जरूर ही नुमगैल छन पुण्यध्वज खाम के पर्वीय तिब्बत गेन दन छो फेल संग धर्मवर्धन ला जी थम व शून्य सपण हरियाली फेन युल हित का देश लड़ थड़ वैलो का मैदान दकर छम वीजग चूला खंड को विहार दुध मो नग मो काली भूतनी चा फू मा फू चाय प्रदान करो और मक्खन प्रदान करो खन पो डीन पे खड़ा पुस्तकालय या युल पिता के देश खाचे मुसलमान। अब खाचे मुसलमान ये इनके तिब्बती शब्द थे। राहुल जी ने अपनी इस यात्रा वृत्तांत में लासा वांग के जैनम नेपाल आदि की यात्राओं का सुंदर वर्णन किया। इस पुस्तक ने तत्कालीन तिब्बती समाज की विवाह प्रथा, व्यभिचार एवं शयन कक्ष की जानकारी देते हुए सभी भाइयों का एक पत्नी होना और व्यभिचार का चलन वहाँ सर्वस्व दिखाई देता है। राहुल संस्कृतायन जी अपने 4 बार के तिब्बत यात्रा में कई महत्वपूर्ण चीज़ों
को खोज कर लाए थे। तिब्बत की यात्रा प्रथम यात्रा के दौरान राहुल जी तिब्बत के विभिन्न स्थानों तंजौर कंजूर आदि से करीब 150 चित्रपट और कई ताल पोथियाँ प्राप्त किए। राहुल जी सन 1934 ईस्वी की दूसरी तिब्बत यात्रा का मुख्य उद्देश्य तिब्बत में संस्कृत तालपत्रों की खोज करना था जिसमें वे सफल रहे। किसकी दूसरी यात्रा में इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तालपत्रों की खोज करना था। ये भी पूछ सकता है कि इनकी दूसरी तिब्बत यात्रा का क्या उद्देश्य रहा, तो तालपत्रों की खोज। तीसरी बार 1936 में राहुल जी तिब्बत गए जिसमें उन्हें बहुत सारी ताल पोथियाँ प्राप्त हुई। अब तीसरी तिब्बत यात्रा में इनको ताल पोथियाँ प्राप्त हुई और दूसरी तिब्बत यात्रा में भी इन्होंने तालपत्रों की खोज की जिसमें वे काफ़ी सफल रहे। चौथी बार 1937 में तिब्बत यात्रा पर गए। इस बार भी बहुत सारी जानकारी लेकर भारत आए। अंतिम तिब्बत यात्रा के दौरान वे अन्य देश भी गए। मुख्य कथन: शायद उतनी झूठी कथाएं और जगह नहीं मिलेंगी जितनी धर्म के बारे में। धर्म वस्तुतः झूठ की आयु को लंबा करने में बड़ा सहायक है। ये इनका लेखक का स्वयं कथन है। इनाम अकराम देने पर भी यदि तिब्बत में आदमी भले मानुष निकल जाए तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। ये भी लेखक का कथन है, महत्वपूर्ण है। दाल में नमक स्वाद का बढ़ाने वाला होता है किंतु उसका खास परिणाम यह है यदि दाल के भाग को भी नमक ही ने ग्रहण कर लिया तो फिर वह दाल खाने की रहेगी। ठीक है। सच्चे और सादे विद्वानों को देखकर हृदय में अत्यधिक श्रद्धा हो जाना मेरा स्वभाव में है। ये इम्पोर्टेंट कथन है। आजकल संसार में बड़े अर्थशास्त्री जन वृद्धि रोकने की चिंता में हैं किंतु तिब्बती लोग ने कई सौ वर्ष पूर्व ही यह सवाल बहुपद विवाह के रूप में हल कर दिया था। ये भी कथन महत्वपूर्ण है। विद्वानों की राय क्या है ये भी पढ़ लेते हैं कि संस्कृतायन जी के बारे में विद्वानों की क्या राय है। तो अरविंद त्रिपाठी राहुल एक कथक और असाधारण घुमक्कड़ थे, पर इनकी घुमक्कड़ी दिशाहीन यायावारी न थी बल्कि इनकी घुमक्कड़ी में दृष्टि की खोज थी, एक ऐसी अंतहीन खोज जो आजीवन मनुष्य और उसके समाजों इतिहासों उनकी बोली बानी के इतिहास को जानने खंगालने के लिए संतप्त और बेचैन थी। गुणागार मूल्य जो है तिब्बत से प्राप्त तालपोथियों में जिन दो पुस्तकों को पाकर राहुल जी को सबसे ज़्यादा खुशी हुई उनके जीवन की एक बहुत बड़ी साध पूरी हुई। वह थी बौद्ध न्यायिक दार्शनिक धर्म कीर्ति। लगभग 600 ईस्वी के भारत में विलुप्त हुए ग्रंथ प्रमाण वार्तिक पर प्रज्ञान करण गुप्त लगभग 700 ईसा का भाष्य वार्तिका अलंकार और कर्णगोमी 9वीं सदी की स्ववृत टीका थी। अनिल कुमार का क्या है, तिवारी का है कि महापंडित राहुल संस्कृत विभिन्न भारतीय भाषाओं के साथ साथ रूसी, अरबी, तिब्बती और सिंगली आदि विभिन्न भाषाओं का भी सूक्ष्म अध्ययन किया और अपने मौलिक निष्कर्ष निकाले। नागार्जुन जी ने क्या कहा है कि राहुल जी संपूर्ण साहित्य के बारे में कहा है कि राहुल संस्कृतायन 21,000 पृष्ठ तक पहुंच गया है जिसमें 6,000 पृष्ठ रॉयल साइज के हैं। हाँ, यहाँ सब सारा का सारा मौलिक कृतियाँ ही नहीं, इसमें अनुवाद भी है, संकलन भी है। संस्कृत और पाल तिब्बती सिंगली फ्रेंच और जर्मन रूसी और रोमन उर्दू आदि कई भाषाओं में है। हिंदी तो खैर है ही, कुछ भोजपुरी भी है। अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती, मराठी, तमिल, उर्दू और सिंधी भाषाओं में राहुल संस्कृतायन जी का जो अनुवाद हुआ है उसमें सब उसका हिसाब मैंने नहीं लगाया है। ये जान लेना अप्रासंगिक नहीं होगा कि यह विपुल वाङ्मय में अंततः है क्या। इसमें बहुत कुछ है, धर्म और दर्शन है, कथा और उपन्यास है, साम्यवाद है, राजनीति है, विज्ञान है, पुरातत्व और इतिहास है, जीवनी है, भाषा विज्ञान है, आलोचना है, यात्रा वृत्तांत है, कोश है, स्वयं शिक्षक है। ये था नागार्जुन जी का कथन राहुल जी के बारे में। डॉक्टर सुरेंद्र माथुर ने मेरी तिब्बत यात्रा के बारे में कहा है कि भारत के बौद्ध खंडहरों में नेपाल सरहद के पार ब्रह्मपुत्र की गोद में अतीत और वर्तमान तिब्बत की झांकी, लासा में नववर्ष उत्सव, ग्रंथों की तलाश एवं वापसी, इस प्रकार का पुस्तक में राहुल जी ने अपनी तिब्बत यात्रा एवं ग्रंथों की खोज का पूर्ण विवरण दिया है। स्वयं राहुल जी का कथन क्या है कि मेरी घुमक्कड़ी के बारे में मंतव्य, घुमक्कड़ी का एक रस है, वो क्या कहते हैं कि मंतव्य क्या है, उनका कथन क्या है अपने स्वयं के बारे में कि घुमक्कड़ी एक रस है जो काव्य के रस में किसी तरह
भी कम नहीं है। कठिन मार्गों को तय करने के बाद नए संस्थानों में पहुंचने पर हृदय में जो भावोद्रेक पैदा होता है वह एक अनुपम चीज़ है। उसे कविता के रस में हम तुलना कर सकते हैं। और यदि कोई ब्रह्मा पर विश्वास रखता हो और वह ब्रह्म रस समझेगा, रसो वेशा रस ही लब्धवा आनंदी भवत। ये स्वयं राहुल संस्कृतायन जी का कथन है घुमक्कड़ के बारे में। तिब्बत का वर्णन करते हुए राहुल संस्कृतायन जी क्या कहते हैं कि तिब्बत में तो हरियाली के लिए आँखें तरसती हैं। नदियों की विस्तृत उपत्यकाएं कहीं कहीं रेगिस्तान का स्मरण दिलाती हैं और किसी किसी जगह तो इस तरह बवंडर लाखों मन बालू को एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं। उपत्यकाओं के किनारे पर छोटे छोटे पहाड़ बिल्कुल नंगे जैसे होते हैं। महत्वपूर्ण है बिंदु। तो ये थी आपकी मेरी तिब्बत यात्रा, राहुल संस्कृतायन जी के रचना के महत्वपूर्ण बिंदु जो मैंने कवर करा दिया है। इनके जीवन परिचय से भी जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते थे मैंने कवर करा दिया है। इतना देख लीजिए, इससे ज़्यादा तो मुझे तो नहीं लगता है कि पूछेगा, प्रश्न बन सकते हैं। जितने भी कवर कराने वाले थे महत्वपूर्ण बिंदु मैंने करा दिया है। ऐसी तैयारी करते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।